हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल 6500 जीएस बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन की बुक है भाई, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम दोनों में ये बुक जो है आप सबके लिए यहाँ पे अवेलेबल है और इसी का वीडियो सॉल्यूशन हम सब कर रहे हैं। अपकमिंग जो एसएससी के एग्जाम है उनके लिए आप सबके लिए काफी हेल्पफुल बेनिफिशियल बुक रहने वाली है विद डिटेल सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का आप सबको यहाँ से मिलने वाला है। चलिए क्लास की शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि भाई हम लोग जो है इसका डिटेल सॉल्यूशन कर रहे हैं लगातार अपने क्लासेस में। हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं हम लोग और हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो मिसलेनियस है, यानी विविध से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको हम लोग अपने क्लास में करने वाले हैं। चलिए, लास्ट टाइम हम लोग जो है 475 तक क्लास में पढ़ चुके थे। 476 से आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। Who among the following was the founder of the Bahmani Sultanate who took the title of Bahman Shah after his accession to the throne? निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी? सीजीएल में पूछा गया भाई 2023 में। पहला ऑप्शन है मोहम्मद शाह, गयासुद्दीन गयासुद्दीन तहमतान शाह, उसके बाद है दाऊद शाह और एक ऑप्शन अलाउद्दीन हसन। बहमनी साम्राज्य या बहमनी सल्तनत जो है इसकी स्थापना 1347 में होती है। अगर आप सबसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1347 में हुई थी। इसका फाउंडर कौन था? अलाउद्दीन हसन जो है वो इसका फाउंडर होता है। अलाउद्दीन हसन इसका फाउंडर होता है। और अगर आप सबसे पूछे इसका लास्ट रूलर जो है, अंतिम शासक जो वो कौन हुआ था, तो क्या आंसर करेंगे? कलीमुल्लाह जो है वो इसका अंतिम शासक हुआ था। कलीमुल्लाह जो है वो इसका अंतिम शासक हुआ था। बहमनी साम्राज्य या फिर अलाउद्दीन हसन भी है या अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से राजा बनता है। कई बार हसन गंगू भी ध्यान रख सकते हो, ऑप्शन में हसन गंगू भी मिलता है फाउंडर के रूप में, ये ध्यान रखोगे आप सब यहाँ पे। उसके साथ साथ एक पॉइंट और क्लियर कर देते हैं, बहमनी साम्राज्य जो है ये कितने प्रांतों में विभाजित था? तो आंसर करना है ये 4 प्रांतों में विभाजित था। लेकिन जैसे बहमनी साम्राज्य का पतन होता है, अंतिम शासक आता है कलीमुल्लाह, उसके बाद ये 5 अलग अलग स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो जाता है। 5 जो है स्वतंत्र राज्यों में या प्रांतों में, 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है या में विभाजित हो जाता है, जिसमें आपका बेदर है, बरार है, गोलकुंडा है, अहमदनगर है और बीजापुर है। ये 5 यहां से ध्यान रखेंगे। ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर होगा। और इसने भैया अपनी कैपिटल जो है वो किसे बनाया था? तो गुलबर्गा को जो है भैया अपनी कैपिटल बनाया था। गुलबर्गा को एज ए कैपिटल अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू ने अपनी राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद, नेम द भक्ति संत फ्रॉम साउथ इंडिया हु वाज initially a Jain and a minister in the court of Chalukya king in the 12th century. दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। पहला ऑप्शन है कराईकल लमैयर, बसवन्ना, एकनाथ और तलपक्का अन्नमाचार्य। सही आंसर क्या होगा? बसवन्ना। चालुक्य वंश से पूछा है, चालुक्य वंश के फाउंडर अगर आप सबसे पूछे किस वंश की स्थापना किसने करी थी, तो आप नाम ध्यान रख सकते हो पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन प्रथम ने जो है, और चालुक्य से ही हम लोग पढ़ के आते हैं पुलकेशिन सेकंड, बहुत फेमस है भाई पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय और राजा हर्षवर्धन के बीच में युद्ध होता है। हर्षवर्धन के बीच में जो थानेसर का शासक हुआ था, इन दोनों के बीच में युद्ध का जिक्र जो है वो किस अभिलेख में मिलता है? आंसर होगा ऐहोल अभिलेख में जो इसका जिक्र मिलता है। ऐहोल कर्नाटक में है, ऐहोल अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख जो है वो किसने लिखा था? तो आंसर होगा रवि कीर्ति के द्वारा जो है ऐहोल अभिलेख की रचना की गई थी। ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? रवि कीर्ति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग, द 11th century structure of भोजशाला in the state of Madhya Pradesh was constructed under the patronage of which dynasty? मध्य प्रदेश राज्य में
11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण किस राजवंश के संरक्षण में हुआ था? भोजशाला तो आप सब पढ़ के भी हैं, राजा भोज के बारे में जानते भी होंगे। राजा भोज किस वंश के शासक थे बताओ जरा? चंदेल, परमार, नंद और गुर्जर प्रतिहार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये परमार वंश के शासक थे। क्या आंसर करेंगे भाई आप सब यहाँ से? ये परमार वंश के शासक हो गए हैं। ठीक है भाई, परमार वंश के शासक के नाम से आपसे इनका ध्यान रखेंगे। अगर आप सबसे पूछे चंदेल वंश के संस्थापक कौन हुए थे, फाउंडर? ननूक जो है, ननूक, ये चंदेल वंश की स्थापना करते हैं। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र राज के द्वारा की जाती है, उपेंद्र राज या कृष्ण राज के नाम से स्थापना की जाती है। नंद वंश की स्थापना जो है महापदम नंद के द्वारा की जाती है। नंद वंश की स्थापना महापदम नंद के द्वारा की जाती है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है नागभट्ट प्रथम के द्वारा की जाती है। नागभट्ट फर्स्ट जो है ये गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करते हैं। एक पॉइंट यहां से ध्यान रख सकते हो, मध्य प्रदेश में ही है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर जो है या खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो आंसर करिएगा, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा ही जो है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है भाई, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट पे आओ। इनिशियली हु अमंग द फॉलोइंग वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ कर्नाटका? प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे? प्रारंभ में चालुक्यों के अधीनस्थ कौन थे? राष्ट्रकूटा, सातवाहन, प्रतिहार और पाल। प्रारंभ में चालुक्यों के अधीन कौन थे? तो राष्ट्रकूट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा भाई आपका यहाँ पे? इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सबसे इन डायनेस्टी के फाउंडर्स के बारे में पूछा जाए कि इनके संस्थापक कौन हुए थे, तो राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक में नाम याद रखोगे, दंते दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट राजवंश का फाउंडर हुआ था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी थी? तो सिमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार पहले पढ़ चुके हैं, तो नागभट्ट के द्वारा जो है, नागभट्ट फर्स्ट जो है इस वंश की स्थापना करता है। और पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा गोपाल के द्वारा। इनका शासन बंगाल के क्षेत्र में रहा, बंगाल के क्षेत्र में। पाल वंश का एक शासक हुआ था जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी की स्थापना करता है, ये यूनिवर्सिटी की स्थापना करता है भैया। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश में हम लोग पढ़ के आएंगे कृष्ण प्रथम को भी। कृष्ण प्रथ जिसने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो किसने बनाया था? तो आप कहोगे एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद हम लोग, द सन टेम्पल ऑफ मोडेरा वॉज बिल्ट बाय द किंग ऑफ विच डायनेस्टी? निम्नलिखित में से किस वंश के राजा मोडेरा का सूर्य मंदिर बनवाते हैं? मोडेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो आप कहोगे ये गुजरात में हो गया है। मोडेरा गांव है और भारत का पहला गांव है मोडेरा भैया, जहां 24/7 सोलर आधारित चलता है भैया पूरा गांव, सोलर सिस्टम से। गुजरात में हो गया है। एक सन टेम्पल पढ़ के आते हैं आप लोग, कोणार्क का, कोणार्क सन टेम्पल। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सर ब्लैक पैगोडा। क्या कहा गया है इसे? इसे ब्लैक पैगोडा कहा गया है। ये कहां पे है? ये है उड़ीसा में। एक है मार्तंड सन टेम्पल, मार्तंड सन टेम्पल, ये कहां पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। ललितादित्य ने बनवाया था मार्तंड का सूर्य मंदिर, इसके द्वारा बनवाया गया था ललितादित्य के द्वारा। तो कुछ फेमस सन टेम्पल आप ध्यान रख सकते हो। तो मोडेरा का जो सूर्य मंदिर है गुजरात में, ये भैया 23 जून 2023 को ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। राष्ट्रकूटों ने, परमार ने, तोमर ने, सोलंकी ने, तो किस वंश के शासकों के द्वारा जो इसे बनवाया गया था? तो क्या आंसर करेंगे आप? सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा इसे बनवाया गया था। समय भी ध्यान रख सकते हो, 1026-27 ईस्वी के दौरान जो है इसका निर्माण करवाया गया था। 1026-27 ईस्वी के दौरान जो है निर्माण इसका होता है, याद रखिएगा, बहुत खास है। चलो आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास को, नेक्स्ट पे आते हैं। In which of the following places is the tomb of
अहमद शाह अल वली बहमनी बिल्ट? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अहमद शाह अल वली बहमनी के एक मकबरे का निर्माण किया गया है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, अस्तूर, अजमेर। तो अस्तूर में जो है भाई अहमद शाह अल वली बहमनी का मकबरा बनाया गया है। आगरा में हम लोग पढ़ के आते हैं भैया, आगरा के आराम बाग में, आगरा के आराम बाग में बाबर को पहली बार दफनाया गया था उसकी मृत्यु के बाद 1530 में। बाबर को 1530 में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। फतेहपुर सीकरी जो है मुगलों का पहला प्लांट सिटी था, इसकी स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा, और इसे भैया अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था 1571 से लेकर 1585 तक। ठीक है, 1575 में। आगरा शहर की स्थापना से अगर आप सबसे पूछा जाए कि आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी, तो आप सब आंसर देंगे 1504 में जो है भाई सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना करी थी। सिकंदर लोदी जो है आगरा शहर की स्थापना करती है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो है फर्स्ट प्लांट सिटी था मुगलों का, फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ मुगल, यानी मुगलों का पहला सुनियोजित तरीके से बनाया बसाया गया शहर अगर पूछे तो ये फतेहपुर सीकरी था। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। इसके बाद फिर नेक्स्ट पे आओ। द होयलेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन बाय होयशाला किंग इन 1150? होयलेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस पत्थर से एक होयशाल राजा ने 1150 में करवाया था? पहला ऑप्शन है डार्क से स्टोन, काला शिस्ट पत्थर, व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर, बलवा पत्थर और ग्रे बेसाल्ट। डार्क शिस्ट स्टोन यानी काला शिस्ट पत्थर के इस्तेमाल करके जो है कर्नाटक के होयलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था होयसाल राजा के द्वारा 1150 ईस्वी में। 1150। संगमरमर का इस्तेमाल करके क्या बनाया गया भैया? ताजमहल। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखो, बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी इज ए गेटवे टू विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क्यूज? फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, जमाली कमाली। तो पहला तो फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा, इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था? तो आप आंसर करेंगे इनका निर्माण करवाया था अकबर ने। तो इनका निर्माण अकबर ने करवाया था। आगरा की जामा मस्जिद, आगरा में है तो आगरा की जामा मस्जिद। ठीक है भाई, अगर पूछे आप सबसे दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? स्पेशली आता है दिल्ली की जो है भैया जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दिल्ली की जामा मस्जिद जो है ये शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। स्थापत्य का स्वर्ण काल जो है वो शाहजहां के समय को कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये कहाँ पे है? ये है अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। What was the capital of the Bahmani kingdoms at the time of its foundation? बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? अहमदनगर, बीदर, कोलार, गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? गुलबर्ग जो है इसकी राजधानी थी। ये पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं। 1347 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, सल्तनत काल में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है वो की जाती है भाई। विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना होती है, और अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है हसन गंगू नाम से। बहमन शाह तो स्थापना करने के बाद। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। फिर बहमनी मॉन्यूमेंट एट गुलबर्गा कर्नाटका रिप्रेजेंट डैश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? कर्नाटक के गुलबर्ग में स्थित है बहमनी स्मारक। ये वास्तुकला की डैश शैली को दर्शाता है। वास्तुकला की डैश शैली मामलुक, सिख, दक्कन और नागर। सही आंसर क्या होगा? ये वास्तुकला की दक्कन शैली को दर्शाता है। ठीक है भाई, दक्कन शैली ध्यान रखेंगे। मामलुक, इलबारी ये हम लोग गुलाम वंश में पढ़ के आते हैं। ठीक है भाई, स्लेव डायनेस्टी से गुलाम वंश में हम लोग इनको पढ़ते हैं भाई। नागर जो है एक टेंपल आर्किटेक्चर स्टाइल आप सबको बताया होगा। टेंपल
आर्किटेक्चर स्टाइल, टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल, वो भी नॉर्थ इंडिया का। उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली क्या कहलाती है? नागर कहलाती है। ठीक है। दक्षिण भारत की अगर पूछता है आप सबसे साउथ इंडिया के मंदिर निर्माण की शैली, साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल अगर आप सबसे पूछे तो आप कहेंगे द्राविड़। ये दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैली हो गई है। नागर और द्राविड़ मिलकर भैया क्या करेंगे? नागर प्लस द्राविड़ ये वैश्य हो जाएगा। ये क्या होगा? ये वैश्य, ध्यान रखोगे। और जबकि एक पॉइंट और भी ध्यान रख सकते हो, पंचायतन शैली। पंचायतन भी जो है ये मंदिर निर्माण की एक शैली है। एक मुख्य मंदिर जो है वो 4 अन्य मंदिरों से घिरा है। एक मुख्य मंदिर 4 अन्य मंदिरों से घिरा है, ये पंचायतन शैली हो गई है। ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। इलवारी और गुलामवास, इसका स्थापना आप सबको पता है 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं। उदयपुर was founded by डैश after the fall of चित्तौड़ to अकबर in 1568। सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद डैश ने उदयपुर की स्थापना करी थी। सवाई जयसिंह ने, राजा भारमल ने, मान सिंह ने, राणा उदय सिंह ने। उदयपुर की स्थापना कौन करता है भैया? तो ये राणा उदय सिंह के द्वारा जो है उदयपुर की स्थापना की जाती है। अकबर ने 1568 में चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। 1576 में मेवाड़ में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी जाती है भाई महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास। मानसिंह जो है ये अकबर का सेनापति था और अकबर के 9 ज्वेल्स में शामिल था, नवरत्नों में से एक था मानसिंह। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर विच आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ इंडिया वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ ओवरहैंगिंग बालकनीज एंड आर्च क्रोनिक्स। भारत की किस स्थापत्य शैली को लटकती बालकनियों और मेहराब के आकार की कंगनी के उपयोग के कारण अलग पहचान मिली है? राजपूत स्टाइल को, सिख को, नागर को या मुगल स्टाइल को? तो किससे संबंधित हो जाएगा भैया? तो किस स्थापत्य शैली को लटकती हुई बालकनियों से? तो यह राजपूत स्टाइल हो गया है। राजपूत स्टाइल, जो राजपूत स्थापत्य शैली को लटकती बालकनियों, ओवरहैंगिंग बालकनीज और मेहराब के आकार की कंगनी के उपयोग के कारण जो है भैया अलग पहचान मिली है। ठीक है। आगे बढ़ाते हैं क्लास। नेक्स्ट पे आओ। Which of the following has founded the city of Jaipur? निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की है? पृथ्वीराज चौहान ने, राजा भारमल ने, सवाई जय सिंह ने। बिल्कुल सवाई जय सिंह सेकंड ने जो है भैया, सवाई जय सिंह सेकंड ने किसकी स्थापना करी है? जयपुर शहर की स्थापना की है 1727 में। पृथ्वीराज चौहान हम लोग पढ़ के आते हैं तराइन के युद्ध के साथ, बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध होते हैं। बैटल ऑफ तराइन में 12वीं शताब्दी के अंत में 1191 और 1192। ठीक है। आगे बढ़ाते हैं क्लास। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। Who among the following built the हवा महल in जयपुर? निम्नलिखित में से किसने, कई बार तो यह भी आता है ना पेपर में कि हवा महल कहां पे है? जयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? अब ये बताना है। महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा, उसके बाद कृष्ण राजेंद्र वाडियार चतुर्थ के द्वारा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा और राजा मान सिंह के द्वारा। तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जो है जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया जाता है। टोटल इसमें अगर आप सबसे पूछे भैया विंडोज के बारे में, तो जो छोटे छोटे विंडोज है इधर वो 953 है, 953 जो है टोटल खिड़कियां आप कह सकते हैं, 953 खिड़कियां। नेक्स्ट पे आ जाओ। अनंगपाल वॉज ए रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? अनंगपाल किस राजवंश के शासक थे? राजपूत राजवंश, गुर्जर प्रतिहार, पल्लव राजवंश या फिर खिलजी राजवंश से शासक थे? तो क्या हो जाएगा भैया, किस राजवंश से शासक हो गए थे? अनंगपाल जो है ये राजपूत राजवंश से शासक थे। अगर आप सबसे पूछे भैया इनके फाउंडर कौन थे? राजपूत राजवंश से थे, इनके फाउंडर थे सिंहराज, जो है इस वंश के फाउंडर के नाम में। गुर्जर प्रतिहार से पहले आप सबसे बता दिया है भैया, नागभट्ट का नाम ध्यान रख सकते हो, नागभट्ट। पल्लव राजवंश से बताओ जरा मुझे, खिलजी राजवंश की स्थापना जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने करी थी। ये सल्तनत काल में पढ़ लिए हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है इस वंश की स्थापना करता है भैया 1290 में, 1290 में इस वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है।
पल्लव वंश के बताओ जरा, कौन इसकी स्थापना करता है? अंतिम शासक का नाम जो है क्या था? पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा की जाती है, सिंह विष्णु। और इसका अंतिम शासक जो था वो अपराजित वर्मन था, अपराजित वर्मन। इस वंश का अंतिम शासक सिंह विष्णु, इसका संस्थापक के साथ आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पे आओ। द अहोम किंगडम इंडिया इन इंडिया वॉज लोकेटेड इन द, भारत में अहोम साम्राज्य जो है वो डैश में स्थित था? छोटा नागपुर प्लेट्यू, विंध्य, ब्रह्मपुत्र घाटी और तटीय उड़ीसा। अहोम विद्रोह भी पढ़ के आते हैं और अहोम साम्राज्य, ये था असम में। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, छोटा नागपुर का पठार जो है कहां पे हो गया आपका भाई? ये है झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी पढ़ के आते थे, मध्य प्रदेश में हो गई है। ब्रह्मपुत्र घाटी असम में, ब्रह्मपुत्र नदी ही का नाम ही ब्रह्मपुत्र असम में आके पड़ता है ना। कोस्टल एरिया उड़ीसा ये भी नहीं है, तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सी सही आंसर हो जाएगा भैया। ब्रह्मपुत्र वैली में जो है अहोम साम्राज्य की स्थापना होती है। कहाँ पे था? ब्रह्मपुत्र में, ये था, ध्यान रख सकते हैं। अगर आप ये भी ध्यान रखो कि भैया इसके फाउंडर जो है वो कौन थे, अगर आप सबसे पूछा जाए कि इसके फाउंडर कौन थे, तो छोलुंग सुकुफा जो है इसके फाउंडर के साथ याद रखोगे। छोलुंग सुकुफा जो है फाउंडर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसके बाद फिर व्हाट डिड द मेडिवल टर्म रक्स मींस, मध्ययुगीन शब्द है रक्स का क्या अर्थ हो गया है? मध्ययुगीन शब्द है रक्स, इसका मतलब क्या? नृत्य, गायन, जाप और अनुष्ठान। तो इसका मतलब हो गया भैया नृत्य से संबंधित। रक्स का मतलब जो है वो क्या हो गया आपका? डांसिंग से संबंधित, डांसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज आल्सो नोन एज डैश स्टाइल। बताइए क्या आंसर हो जाएगा 493 क्वेश्चन का भाई? इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज आल्सो नोन एज डैश स्टाइल। वास्तुकला की इस्लामी शैली को जो है भैया किस नाम से जाना जाता है? हेगिरा, यशमक, आलिम और मेहराब। तो वास्तुकला की जो इस्लामी शैली है इसको मेहराब के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत सीधे सीधे इस तरीके के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनको आप सीधा वन लाइनर के टाइप से याद करने की कोशिश कीजिएगा। इस्लामिक जो वास्तुकला शैली है उसको मेहराब कहते हैं। नादिर शाह रूलर ऑफ ईरान प्लंडर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली इन डैश। ईरान का शासक हुआ नादिर शाह ने डैश में दिल्ली शहर को लूटा था? 1739 में, 1771 में, 1748 और 1761 में। नादिर शाह जो है इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसे क्या कहा गया है? नेपोलियन ऑफ ईरान, ईरान का नेपोलियन कहा गया है। सेम अगर आप सबसे पूछा जाए नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त जो है इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहेंगे आप इसे। दूसरा ये जो है भैया इसने क्या काम करा था? इसने 1739 में एक बैटल ऑफ करनाल लड़ा था भाई। 1739 पहला ऑप्शन, बैटल ऑफ करनाल, करनाल का युद्ध लड़ा गया था। बैटल ऑफ करनाल 1739 में किसके साथ लड़ा गया था भैया? तो ये लड़ा था इसने मोहम्मद शाह रंगीला के साथ। सॉरी, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह जिसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, ये एक मुगल रूलर था। इसके साथ जो है भैया ये युद्ध लड़ता है। ये कौन था? एक मुगल शासक था। ये युद्ध लड़ने के साथ साथ क्या कर जाता है भैया? ये अपने साथ जो पीकॉक थ्रोन था, जो मयूर सिंहासन था, वो ये अपने साथ ले जाता है। मयूर सिंहासन जो है वो अपने साथ ले जाता है, ये तख्त ताउज। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि किस युद्ध के बाद मुगलों ने अपना गौरव खो दिया? मुगलों ने अपना गौरव खो दिया था भाई। मुगलों ने अपना गौरव जो है वो किस युद्ध के बाद खो दिया था? तो आंसर होगा कि भैया जब राजा का सिंहासन ही ले गया तो फिर तो गौरव खोने वाली बात ही है ना। तो 1739 के करनाल युद्ध के बाद नादिर शाह जो है ये अपने साथ ले जाता है मयूर सिंहासन। और ये तो मोहम्मद शाह जो रंगीला है भैया, ये तख्ते ताउज या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला लास्ट रूलर हुआ था। लास्ट रूलर जो कि
किस पर बैठता है भैया? मयूर सिंहासन पर बैठता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। मयूर सिंहासन का निर्माण अगर आप सबसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आंसर होगा शाहजहां ने जो है इसका निर्माण करवाया था। इसका मुख्य वास्तुकार अगर आप सबसे पूछे कि कौन हुआ था, इसका वास्तुकार हुआ था बेबादल खान। बेबादल खान जो है इसका वास्तुकार हुआ था। शाहजहां का समय अगर आप सबसे पूछे तो 1627 से लेकर 1657 तक रहा भाई इसका शासन। ठीक है, तो ईरान के शासक नादिर शाह ने किस वर्ष दिल्ली को लूटा? तो 1739 में जो इसने दिल्ली को लूटा। 1739 में कौन सा युद्ध हुआ था? करनाल का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में। मोहम्मद शाह को क्या कहा गया? रंगीला। ये कौन था भैया? एक मुगल बादशाह था। इस युद्ध के बाद वो पीकॉक थॉन जो है वो अपना मयूर सिंहासन जो है मुगलों का वो अपने साथ ले जाता है। इसलिए कहा गया, एसएससी ने क्वेश्चन बनाया, किस युद्ध के बाद मुगलों ने अपना गौरव खो दिया? तो 1739 के करनाल युद्ध के बाद खो दिया, सिंहासन ही ले गया। तो फिर आएगा कि सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था इसका? तो शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। बेबादल खान इसका प्रमुख वास्तुकार हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, भक्ति संत नयनार वर डिवोटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स? भक्ति संत नयनार जो है निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? मुर्गन, शिव, विष्णु और इंद्र। तो किस देवता के भक्त थे वो? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नयनार जो हो गए वो शिव के उपासक हो गए हैं। जबकि जो अलवार वाले संत थे, अलवार दक्षिण भारत के जो अलवार संत थे वो किसके भक्त थे? तो विष्णु के भक्त थे। अलवार संत जो हैं वो विष्णु के भक्त थे, जबकि नयनार जो है वो शिव के उपासक थे। दोनों से क्वेश्चन पेपर में आता है, दोनों ही आप सब यहां से याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास। इसके बाद फिर नेक्स्ट पे आओ। Who is famously known as the टाइगर ऑफ मैसूर? मैसूर के टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? बाजीराव प्रथम, टीपू सुल्तान, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और आशफ जहां प्रथम। तो बहुत आसान हुआ, टीपू सुल्तान को जाना जाता है। टीपू सुल्तान सिंहासन पर कब बैठता है? 1782 में बैठता है। इस समय आप सबको पता है 1780 से लेके 1784 तक जो है वो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था। सेकंड आंग्ल मैसूर वॉर चल रहा था। टीपू सुल्तान के समय में थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। थर्ड आंग्ल मैसूर वॉर होता है। ये कब हुआ था? 1790 से लेके 1792। और जो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर, मैसूर वॉर, तो भैया ये हुआ था 1799 में। ठीक है, और इसमें जो है भैया टीपू की मृत्यु हो जाती है। टीपू की जो है इसमें मृत्यु हो जाती है 1799 में। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मृत्यु को प्राप्त होता है। टीपू सुल्तान वाज द टाइगर ऑफ मैसूर। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले हैदर अली शासक था। चलिए फर्स्ट अगर आप सबसे पूछे, जैसे 3 यहाँ पे हो गए हैं, अगर यही आप सबसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर पूछे, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, तो ये 1767 से 1769 तक हुआ था भाई, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा 80 से 84, तीसरा 90 से 92 और चौथा अगर पूछे आप सबसे तो 1799 में होता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद फिर, Which among the following forts was a principal capital of कुतुब शाही डायनेस्टी इन हैदराबाद? निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी था? कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी चिट्टन किला, चिट्टन फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, रेड फोर्ट एंड गोलकुंडा का किला। बिल्कुल है, गोलकुंडा का किला जो है ये हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख जो है वही राजधानी रहा था। कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी के रूप में आप इसे याद रखेंगे। गोलकुंडा में ही 1512 में जो है कुतुब शाही राजवंश की स्थापना होती है। बहमनी साम्राज्य के अंत के बाद जो है, बहमनी के पतन के बाद या बहमनी के बाद आप कहेंगे कुतुब शाही राजवंश आता है, इमाद शाही राजवंश आता है, निजाम शाही राजवंश आता है अहमदनगर में। जैसे 5 अलग अलग प्रांतों में नए राज्य जो है वो स्वतंत्र हो जाते हैं। उन्हीं में से एक था भैया गोलकुंडा का। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। Which of the following people wrote a book named किताबुल हिंद? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? जुहैर इब्न अबी सुलमा, अंतरा इब्न सद्दाद, अल बरूनी और इमरू। एक ही ऑप्शन लगता है पड़ा हुआ। अल बरूनी ने जो भैया किताबुल हिंद लिखी थी भैया, अल बरूनी के द्वारा। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था।
गजनवी के साथ जो है ये भारत आता है, ठीक है। और इसने भैया अलग अलग पूरा का पूरा यात्रा वृतांत भी लिखता है ये अपना, और इसने थानेश्वर में है ब्रह्म सरोवर को क्षेत्र में उसे लघु महासागर का नाम भी दिया है। अल बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद, तहकीक हिंद या भारत की खोज कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल अंडर द रूल ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी जो है वो राजधानी थी? नजाराबाद, मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम और मैसूर। तो राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम जो है राजधानी थी। यहीं पे 1799 में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। चार आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग पढ़ के आते हैं, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है वो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय द रोमन राइटर प्लिनी द एल्डर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी के द्वारा लिखी गई है? इंडिका पुस्तक की रचना कौन करता है? तो मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका पुस्तक लिखी जाती है। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो है ये हम लोग पढ़ के आते हैं, इसका भैया राजदूत था ये सेल्यूकस निकेटर का, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और पुस्तक लिखी थी इसने इंडिका, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मौर्य वंश की जानकारी इसमें मिलती है। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा गया था। 305 बीसी में युद्ध लड़ा गया था। युद्ध की संधि शर्तें होती हैं। चंद्रगुप्त की शादी जो है सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया के साथ कर दी जाती है। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान 4 प्रांत मिल जाते हैं और ये राजदूत आता है दरबार में। प्लिनी ने भैया लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये प्लिनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलो 500 तक हमारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। बाकी हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सब पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबका आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।